हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। इंडियन इकोनॉमी का ये जो हम सीरीज डिस्कस कर रहे हैं उसका आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 9 बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। तो इस चैप्टर का आज हम पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग ये सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि पार्ट 1 में हम लोगों ने बैंकिंग सिस्टम के बारे में थोड़ा सा समझा था। तो इसमें जो है यहाँ पे कॉमर्शियल बैंक जो होती है, अलग अलग जो 5 टाइप के कॉमर्शियल बैंक है, इसके बारे में डिस्कस किया था। पार्ट 2 में हम लोगों ने मेनली जो कोऑपरेटिव बैंक है यहाँ पे उसके बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 3। तो इस सीरीज का जो इकोनॉमी का जो हम लोग स्टेटी पार्ट डिस्कस करें तो इसमें ऑलरेडी 8 चैप्टर्स हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द इकोनॉमी एंड इंट्रोडक्शन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी इन इंडिया, फिजिकल पॉलिसी इन इंडिया, मॉनिटरी पॉलिसी इन इंडिया, इन्फ्लेशन कॉन्सेप्ट एंड पॉलिसी, गवर्नमेंट बजटिंग। तो ये 8 चैप्टर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो इसका जो ये 9वां चैप्टर है बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, इसका आज हम पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। तो इस सीरीज को इस तरीके से प्रिपेयर किया गया है, चाहे वो आपके प्रीलिम्स हो या फिर मेंस हो, दोनों को ही सपोर्ट करेगी। यहाँ पे दोनों को ही एक ही सोर्स से आप तैयारी कर सकते हैं। कुछ भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो यूपीएससी हो, किसी भी स्टेट के पीएससी हो या फिर कुछ भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हो, यहाँ पे आप इस सीरीज से जो है तैयारी कर सकते हैं। और अभी तक इंडियन इकोनॉमी के जितने भी वीडियोस हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, सारे के सारे वीडियोस को प्लेलिस्ट बना के मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप इसको फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो का जो नोट है आपको हमारे वेबसाइट में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक दे दिया है, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो बहुत कुछ चीजें यहाँ पे सीखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को एंड तक दे रहेगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो ये जो पार्ट 3 है, तो उसको डिस्कस करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो पार्ट 1 है और पार्ट 2 है, प्लीज एक बार फॉलो कर लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे एक सिस्टेमेटिक ऑर्डर्स में हम लोग जो है सारे के सारे जो बैंक्स को डिस्कस कर रहे हैं। मेन यहाँ पे जो है आरबीआई, तो आरबीआई के अंदर मेनली 3 बैंक को हम लोग 3 बैंकिंग जो सिस्टम को डिस्कस करते हैं। एक तो है यहाँ पे कॉमर्शियल, दूसरी यहाँ पे जो कोऑपरेटिव बैंक, और तीसरा जो है डेवलपमेंट बैंक। अभी कॉमर्शियल बैंक के भी 2 यहाँ पे पार्ट होते हैं, एक शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, एक यहाँ पे नॉन शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक। शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक यानी कि आरबीआई के जो रेगुलेशन एक्ट 1949 के जो भी सेकेंड शेड्यूल में जो सिस्टम इंक्लूडेड है, उसमें जो बैंक्स यहाँ पे अपनी रूल्स फॉलो करते हैं तो उनको जो है शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स में इंक्लूड करते हैं। तो इसमें अलग अलग जो पार्ट है इसको डिस्कस किया था। तो कोऑपरेटिव बैंक जो है इसके बारे में हम लोगों ने पिछले जो वीडियो में, पिछले पार्ट 2 में डिटेल में कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम बेसिकली यहाँ पे डेवलपमेंट बैंक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक चीज याद रखिएगा कि इकोनॉमी इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो यहाँ पे कुछ भी आपको टॉपिक मिले तो पहले उस टॉपिक को देखने की कोशिश कीजिए। तो नाम से ही यहाँ पे पता लगता है कि डेवलपमेंट बैंक यानी कि किसी किसी सेक्टर का तो ये डेवलपमेंट के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। तो मेन इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जो भी अलग अलग सेक्टर है इंडियन इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए, तो उसको लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करना। अभी सपोज मान लीजिए कि कुछ कुछ अलग अलग सेक्टर्स है जिसको कॉमर्शियल बैंक से लोन मिलने के लिए प्रॉब्लम होता है, तो कुछ कुछ सेक्टर स्पेशलिटी के हिसाब से यहाँ पे बैंक्स को जो है फ्रेम किया गया है, अलग अलग एक्ट के हिसाब से, अलग अलग टाइम के हिसाब से। तो यहाँ पे जो है उस पर्टिकुलर सेक्टर को अगर उस किसी भी यहाँ पे एंटरप्रेन्योर या स्टार्टअप्स को या फिर कंपनीज को यहाँ पे अगर लोन चाहिए, किसी इंस्टीट्यूशंस को लोन चाहिए, तो यहाँ से जो है लोन मिला जा सकता है इजीली। तो मेजर डेवलपमेंट बैंक अगर हम लोग बात करेंगे, पहले आएगी यहाँ पे नाबार्ड, दूसरा यहाँ पे सिडबी, आईएफसीआई, एक्सिम बैंक, एनएचबी और मुद्रा बैंक। तो वन बाय वन इस पार्ट में हम सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं नाबार्ड। नाम आप लोगों ने डेफिनेटली सुना ही होगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अभी नाम यहां पे देखिए ध्यान से, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट। तो इसका जो है एक नेशनल बैंक यानी कि एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए और रूरल डेवलपमेंट के लिए नेशनलाइज लेवल पे जो बैंक है वो ही है नाबार्ड। तो नाम से ही आपको पूरी थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव तो समझ में आ ही गया होगा। तो 1982 में
वी शिवारामन जो कमिटी है, उनके कमिटी के रिकमेंडेशंस के हिसाब से एक एक्ट प्रस्तुत किया गया था 1981 में। तो ये जो है सेटअप किया गया था 1982 में। तो ये एक्ट क्या था? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एक्ट। तो इस एक्ट के हिसाब से सेटअप किया गया था और बाद में ये 1982 से ऑपरेशनलाइज हो गई थी। तो इससे पहले क्या होती थी कि एग्रीकल्चर या रूरल डेवलपमेंट के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स हुआ करती थी। नाबार्ड ने इन तीनों डिपार्टमेंट को जो है रिप्लेस कर दिया। क्या क्या डिपार्टमेंट हुआ करती थी? एग्रीकल्चर एंड क्रेडिट डिपार्टमेंट, रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल और एग्रीकल्चर रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इन तीनों को जो है नाबार्ड ने रिप्लेस कर दिया। अभी अगर देखा जाए 2018 के हिसाब से नाबार्ड में जो यहां पे ऑथोराइज कैपिटल है लगभग 30,000 करोड़ रुपीस, यानी कि पूरे नाबार्ड का जो ऑथोराइज कैपिटल है, ये थोड़ा सा अंदाजे के लिए यहां पे डिस्कस किया है। तो नाबार्ड जो है नेशनल, देखिए यहां पे नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाम को ध्यान से देखिए यहां पे। तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो है इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने का मेन एजेंसी यहां पे। अभी नाबार्ड की अलग अलग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। क्या होती है यहां पे? जो भी रूरल सेक्टर में अलग अलग डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज होती है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट या फिर प्रोडक्शन क्रेडिट के लिए यहाँ पे फाइनेंस करना। मान लीजिए कि एक रूरल एरियाज पे यहाँ पे जो है सड़कें बनानी है, यहाँ पे स्कूल खोलना है, एक हॉस्पिटल खोलना है, तो इसमें जो है नाबार्ड यहाँ पे फाइनेंस करेगी। यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में यहाँ पे फाइनेंस करेगी, तो स्पेशली नाबार्ड रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर सेक्टर में यहाँ पे फाइनेंस करती है यहाँ पे। और नाबार्ड जो है यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होती है, जो यहाँ पे रूरल डेवलपमेंट सेक्टर को लोन देती है, उसको भी रीफाइनेंस करती है। रीफाइनेंस मतलब यहाँ पे ये बोला गया है कि मान लीजिए कि एक इंस्टीट्यूशन है, वो दूसरे को यहाँ पे लोन प्रोवाइड करेगी, जिसके जरिए कुछ यहाँ पे काम किया जाएगा, तो नाबार्ड इसको भी फाइनेंस करती है। तो यहां तक हम लोगों ने समझ लिया। और जो रीजनल रूरल बैंक्स ऑलरेडी हम लोगों ने कॉमर्शियल बैंक्स के सेक्शन में डिस्कस किया था, तो नाबार्ड जो है रीजनल रूरल बैंक्स को जो है रेगुलेट करती है। तो ऐसे टॉपिक्स में ऐसे क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में बन जाते हैं। यहाँ पे नाबार्ड रेगुलेट द रीजनल रूरल बैंक्स, ट्रू या फॉल्स, ऐसे प्रश्न भी आपको पूछे जा सकते हैं। 2019 ने नाबार्ड जो आरबीआई ने नाबार्ड के जो स्टेक्स थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सेल किया था। तो नाबार्ड जो है अभी फुल्ली ओन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भी याद रखिएगा यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे नाबार्ड की जो रीफाइनेंसिंग होती है, अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस जो नाबार्ड फाइनेंस करता है, कौन सी इंस्टीट्यूशन है यहाँ पे? जैसे कि स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, यानी कि जो कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर है, यहाँ पे जो अलग अलग जो पार्टीज हो यहाँ पे मिलके जो एग्रीकल्चरल एक फार्मिंग करते हैं यहाँ पे, उसको हो, या फिर रूरल डेवलपमेंट बैंक्स को यहाँ पे फाइनेंस करती है। स्टेट की जो कोऑपरेटिव बैंक्स है, यहाँ पे कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के यहाँ पे जो है स्टेट लेवल पे होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, विलेज लेवल पे होती है। स्टेट लेवल के जो कोऑपरेटिव बैंक्स को फाइनेंस करती है, रीजनल रूरल बैंक्स को फाइनेंस करती है। अलग अलग कॉमर्शियल बैंक्स या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो आरबीआई से अप्रूव्ड है, उनको भी जो है नाबार्ड रीफाइनेंस करते हैं। तो रीफाइनेंस मतलब यही हुआ कि एक इंस्टीट्यूशन जो किसी को लोन देगी और किसी पर्टिकुलर काम के लिए, तो नाबार्ड जो है यहाँ पे इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को भी फाइनेंस करेगी। तो यही जो रीफाइनेंस का मतलब है यहाँ पे। नेक्स्ट यहां पे डिस्कस करेंगे सिडबी। सिडबी का जो फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो नाम देखिए यहां पे स्मॉल इंडस्ट्रीज, ओके, स्मॉल इंडस्ट्रीज। तो नाम से ही आपने थोड़ा सा अंदाजा लगा लिया होगा कि स्मॉल इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए स्टार्ट किया गया है। डेफिनेटली आप राइट है यहाँ पे। तो 1990 में इसको सेटअप किया गया था एज ए इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। किसके लिए? ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है माइक्रो स्मॉल मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस, यानी कि एमएसएमई के डेवलपमेंट के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। तो इनिशियली ये जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का एक सब्सिडियरी हुआ करता था, और अभी जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके मेन ओनर है। तो सिडबी यहाँ पे जो है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये ज्यादातर जो एंटरप्राइज डेवलपमेंट हो गई, यहाँ पे स्किल की अपग्रेडेशन हो गई। यहाँ पे स्किल के अपग्रेडेशन के लिए गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे स्कीम्स निकाले हैं। मार्केटिंग सपोर्ट देने, यहाँ पे क्लस्टर, यहाँ पे अलग अलग जो क्लस्टर हो गई यहाँ पे उसके डेवलपमेंट के लिए, एमएसएमई में हो गई, यहाँ पे अलग अलग जो होती है क्लस्टरल बेसिस पे, जो यहाँ पे लॉजिस्टिक के जो बात होती है, उसमें टेक्नोलॉजी के मॉडर्नाइजेशन के लिए यहाँ पे अगर काम करना, तो उसको भी जो है सिडबी फाइनेंस करती है।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहाँ पे इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो देखिए यहाँ पे जिसको शॉर्ट फॉर्म में IFCI बोला जाता है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस। तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा अंदाजा लगा लिया होगा कि ये इंडस्ट्री से रिलेटेड काम है यहाँ पे, इंडस्ट्रियल फाइनेंस। तो इसको सेटअप किया गया था 1948 में एज ए इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो जो है यहाँ पे इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक्ट 1948 के जो एक्ट के हिसाब से साइन किया गया था, जो यहाँ पे मीडियम और लॉन्ग टर्म लोन जो है इंडस्ट्री सेक्टर को प्रोवाइड करती है। अभी जो है इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये एक पब्लिक लिमिटेड बन गई थे 1993 में। तो इसके लिए जो है जब पब्लिक लिमिटेड बनती है तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी होती है कंपनीज एक्ट के थ्रू। तो 1993 में इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने कंपनीज एक्ट 1956 के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से अभी ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। तो मेन ऑब्जेक्टिव वही है, देखिए कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस जो प्रोवाइड करनी है, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गई, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गई, यहाँ पे जो इंजीनियरिंग कंपनीज होती है, यहाँ पे अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, स्मॉल हो बड़ी हो यहाँ पे, या फिर उनको जो है लॉन्ग टर्म लोन देना है, यहाँ पे सर्विसेज सेक्टर हो गई, यहाँ पे उसको लोन दिया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो सेक्टर होती है उसको लोन दिया जाता है। तो पर्टिकुलर इसी सेक्टर के लिए जो इसको स्टार्ट किए गए थे। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, एक्सिम बैंक जिसको कहा जाता है। अभी एक्सिम बैंक को सेटअप किया गया था 1982 में। तो पहले देखें इसको, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका जो इंटरनेशनल फाइनेंस विंग है, यानी कि जो IDBI है इसके अलग अलग विंग होती है। तो इसका जो इंटरनेशनल फाइनेंस विंग है, इसको जो इसका ऑपरेशंस को देखने के लिए पहले इसको स्टार्ट किया गया था। तो बाद में जो है इसको जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी ओन कर लिया है, अभी फुल्ली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसके अलग अलग फंक्शंस होती है यहाँ पे। तो क्या होता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट, यहाँ पे जो है एक्सपोर्टर्स को असिस्टेंस और इंपोर्टर्स को एक्सपोर्टर्स और जो इंपोर्टर्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे ये बैंक स्टार्ट किए गए थे। तो यहाँ पे देखिए जो एक्सपोर्टर्स है उनको भी यहाँ पे फाइनेंसिंग करती है, जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स होती है, उनकी जो नीड्स होती है उसके यहाँ पे जो है फाइनेंशियल मदद जो है एक्सिम बैंक यहाँ पे प्रोवाइड करती है। अलग अलग यहाँ पे जो है सिचुएशन के हिसाब से यहाँ पे रीडिस्काउंट भी करती है। यहाँ पे शॉर्ट टर्म बिल्स लगभग 90 डेज तक जो है यहाँ पे शॉर्ट टर्म बिल्स तक जो है यहाँ पे ये रीडिस्काउंटिंग भी प्रोवाइड करती है यहाँ पे। फिर जो भी ओवरसीज बायर्स हो, अगर इंडिया के जो कैपिटल गुड्स यहाँ पे खरीदना चाहते हैं तो उन लोग को भी क्रेडिट प्रोवाइड करती है। मान लीजिए कि बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश अभी इंडिया से कुछ चीजें यहाँ पे खरीदना चाहती है, तो उसके लिए बांग्लादेश को भी यहाँ पे क्या करेगी, एक्सिम बैंक यहाँ पे जो है सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, ताकि बांग्लादेश जो है इंडिया से इंपोर्ट कर सके। तो इंडिया से जब बांग्लादेश इंपोर्ट करेगी तो डेफिनेटली इंडिया का एक्सपोर्ट ही बढ़ेगा। तो इसको जो है यहाँ पे जो एक्सिम बैंक उसको भी सपोर्ट करती है यहाँ पे। तो जो भी यहाँ पे फाइनेंशियल एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज हो, अलग अलग इंडस्ट्रीज जो यहाँ पे प्राइवेट इंडस्ट्रीज हो गई, तो उनको भी जो है जो यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट एक्सिम बैंक प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे नेशनल हाउसिंग बैंक। तो हाउसिंग बैंक से आपने डेफिनेटली यहाँ पे पता लगा लिया होगा कि ये हाउसिंग सेक्टर से रिलेटेड है। तो ये जो स्टार्ट हो गया था पहले जो 1988 में एज ए स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू द नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987। तो ये जो है एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, हाउसिंग के लिए जो फाइनेंस करना है, यानी कि आप एक घर बनाना चाहते हैं, आप एक फ्लैट लेना चाहते हैं, तो यहां से जो है आपको लोन मिलेगी। तो इससे क्या होगा, डेफिनेटली आप इंडिया के इकोनॉमी को ही यहां पे जो है कंट्रीब्यूट कर रही है। तो यहां पे जो है नेशनल हाउसिंग बैंक NHB जो है यहाँ पे प्रिंसिपल एजेंसी है, ताकि हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन लोकल या फिर रीजनल लेवल में यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके। आरबीआई को रेगुलेट करती है, सॉरी एनएचबी को रेगुलेट करती है आरबीआई, और आरबीआई ने 2019 में अपने स्टेक्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यहां पे सेल कर दिए थे। तो अभी 100% इसके ओनर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये लेकिन ये रेगुलेट होती है अकॉर्डिंग टू आरबीआई के नॉर्म्स के हिसाब से। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे मुद्रा बैंक। तो मुद्रा बैंक का यहाँ पे फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी बैंक। तो माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट, तो माइक्रो यूनिट्स मतलब यहाँ पे जो छोटी छोटी जो यहाँ पे जो स्टार्टअप्स है,
उनकी डेवलपमेंट के लिए या फिर रीफाइनेंस के लिए यहाँ पे। तो ये सेटअप किया गया था 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ताकि जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन हो गई या फिर जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन हो गई, जो स्पेशली एमएसएमई को भी लोन देती है, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूट, तो उनको फाइनेंस करने के लिए जो रीफाइनेंस का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो उनके लिए ये स्टार्ट किया गया था। तो मुद्रा बैंक 2015 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना स्कीम के तहत इसको स्टार्ट किया गया था। तो मुद्रा बैंक जो है यहाँ पे आरआरबी, जो रीजनल रूरल बैंक, इसको भी सपोर्ट करती है। अभी यहाँ पे कौन से जो माइक्रो स्टार्टअप्स आ गए, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे शॉपकीपर्स हो गए, फ्रूट वेजिटेबल वेंडर्स हो गए, ट्रक के ऑपरेटर्स हो गए, फूड सर्विस यूनिट्स हो गए, रिपेयर शॉप्स हो गई, यहाँ पे जो मशीन ऑपरेटर्स, स्मॉल इंडस्ट्रीज हो गई, यहाँ पे आर्टिसंस जो शिल्पकार होती है, या फिर फूड प्रोसेसर्स हो गए यहाँ पे, तो उन लोग जो है यहाँ पे एलिजिबल है कि मुद्रा बैंक से जो है यहाँ पे लोन इजीली मिल सकते हैं। अभी लोन के लिए जब अप्लाई करेंगे, जितना लोन अप्लाई करेंगे उसके हिसाब से उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो पहला कैटेगरी जो है शिशु यानी कि चाइल्ड, तो इसमें जो है 50,000 तक का लोन जो है यहाँ पे दिए जा सकते हैं। किशोर जो है कैटेगरी में यहाँ पे 50,000 से लेके 5 लाख तक लोन दिया जा सकता है। तरुण कैटेगरी में जो है यहाँ पे 5 लाख से लेके 10 लाख तक लोन दिया जा सकता है। तो छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चन भी आपको जो है पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे यही याद रखेगा, शिशु, शिशु यानी कि एकदम जो बच्चा होता है यहाँ पे, उसके बाद क्या होगा यहाँ पे किशोर, जो टीनेजर जैसा होता है यहाँ पे, उसके बाद जो तरुण यानी कि जो एडल्ट। तो इसके हिसाब से लोन की भी यहाँ पे जो है जो ये इंटरवल, ये भी इसको बढ़ा दिया गया है। तो इस पार्ट में बस इतना ही। डेवलपमेंट बैंक के बारे में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया। तो जो भी बुक्स यहां पे रेफर किया है, तो एक चीज याद रखिएगा कि इकोनॉमी की कॉन्सेप्चुअल बेसिस को क्लियर करने के लिए आपको जो है एनसीईआरटी की मैक्रो इकोनॉमिक्स, इससे शुरुआत कीजिए। रमेश सिंह या फिर संजीव वर्मा कुछ भी बुक पढ़ सकते हैं हम, लेकिन आई विल गो फॉर संजीव वर्मा की बुक, बहुत अच्छी है। एक ही बुक फॉलो कीजिए, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे आपके हिसाब से। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि स्टैंडर्ड बुक्स की कुछ भी रिप्लेसमेंट नहीं होती है। जितना मर्जी आप लोग अच्छे से अच्छा नोट्स आपको मिल जाए, कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लिया, लेकिन स्टैंडर्ड बुक्स आपको पढ़नी होगी, तभी आपकी जो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी क्लियर होगी। यहाँ पे इन सारे बुक्स के लिंक और डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, वहां से आप उसको ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन परचेस करेंगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे काफी डिस्काउंट भी मिलेगी। तो नेक्स्ट पार्ट जो है, नेक्स्ट पार्ट में पार्ट 4 में हम लोग एनबीएफसी, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और उसके जो लिक्विडिटी क्राइसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बैंकिंग सेक्टर में इसके बगैर ये इनकम्प्लीट हो जाएगी। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा, इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।